Hello, my dear students. Welcome to Digital Ventures, India's first personalized online learning platform for self learners. तो ये है आपका पावर वर्ड, जहां हम आपको बहुत महत्वपूर्ण वर्ड सिखाते हैं। हम हमेशा ये कोशिश करते हैं आपके साथ में कि आपको वोकैब याद हो, वोकैब आप प्रैक्टिस करें और उसके मास्टर बन जाएं। वोकैब सीखना कभी भी आसान नहीं रहा है किसी के लिए भी, क्योंकि वोकैब लर्निंग कभी शॉर्ट टर्म गोल हो ही नहीं सकता है कि आई हैव सर्टेन लिस्ट ऑफ वर्ड्स और मैं उनको रट लूंगा और मैं एग्जाम निकाल दूंगा या मैं उस वोकैब को कह सकता हूं कि वो मेरी रेडी। ऐसा होता ही नहीं है। वोकैब एक लर्निंग का जो कॉन्सेप्ट है वो एक लॉन्ग टर्म गोल है। आपको डेली प्रैक्टिस करनी होगी और इसका सबसे जो आसान तरीका है वो ये है कि जितने वर्ड्स को आप पढ़ते हैं उन वर्ड्स को आप सेंटेंसेस में यूज जरूर करें। जितने ज़्यादा आप सेंटेंसेस में यूज करेंगे उतना ही बेहतर आपका वोकैब होता चला जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं डे 30 के साथ पावर वर्ड्स। आप सब लोग पेन पेपर लेके बैठे, कहीं कोई प्रॉब्लम है उस वर्ड को जरूर नोट कर लें। सबसे पहला वर्ड है हमारा एनमिटी। क्या मतलब होता है? इट्स कॉल्ड शत्रुता। अब शत्रुता, शत्रु एनिमी होता है, तो एनिमी से बना है हमारा एनिमिटी। ये नाउन है, ये स्टेट की बात कर रही है जो हमारे दोनों के बीच में है, जो आपके और आपके शत्रु के बीच में है, उसको आप क्या कहते हो? एनिमिटी कहते हो। द स्टेट और फीलिंग ऑफ बीइंग एक्टिवली अपोज्ड। अपोज्ड मतलब समझते हो ना, विरोधी फीलिंग होना। हॉस्टाइल मतलब नेचर होता है, लड़ने का नेचर। हॉस्टाइल हॉस्टिलिटी है टू समवन और समथिंग को लेके, यानी कि जैसे हमने सेंटेंस कहा, देयर हैज ऑलवेज बीन स्ट्रॉन्ग एनिमिटी बिटवीन द टू फैमिलीज। दो परिवारों के बीच में बहुत समय से शत्रुता है। एनिमिटी आप उसको कह सकते हो, आते जाते नहीं है, शादी के कार्ड्स एक्सचेंज नहीं करते, उसको आप एनिमिटी कह सकते हो, शत्रुता कह सकते हो। बात करते हैं इसके सिनोनिम्स को लेके। अब सिनोनिम्स भी लड़ने झगड़ने की बात कर रहे होंगे। अब जैसे हॉस्टाइल होता है, ये हॉस्टाइल नेचर कैसा होता है? जो लड़ने के मूड में हो, इसे आप कहते हैं लाइक इन द मूड ऑफ फाइट। ठीक है। एंटागोनिज्म। अब ये जो एंटागोनिज्म है बहुत अच्छा वर्ड है, लेकिन ये देखो दो जगह से बना है। दो वर्ड हम पढ़ते हैं पहले। जब आप कोई विलियम शेक्सपियर का प्ले पढ़ रहे होगे तो वहां दो वर्ड आपको देखने के लिए मिलेंगे। एक होगा प्रोटागनिस्ट और दूसरा वर्ड होगा आपके लिए एंटागनिस्ट। इनको नोट करेंगे, ठीक है। प्रोटागनिस्ट यानी कि आप लिख लो पी फॉर पॉजिटिव, यानी कि प्ले का पॉजिटिव कैरेक्टर कौन होता है? आप कह सकते हो हीरो। तो हम ये नहीं कह रहे हु इज द हीरो ऑफ द प्ले, हम कह रहे हैं हु इज द प्रोटागनिस्ट ऑफ द प्ले। ठीक है। ऐसे एंटागनिस्ट को आप कह सकते हो सर ये तो मुझे ए फॉर एंटी लिख लेते हैं, और एंटी का मतलब क्या हो गया? एंटी का मतलब हो गया विलेन, यानी कि हु इज द एंटागनिस्ट या ऑफ द प्ले, यानी कि कौन इसका कौन है? एंटागनिस्ट है, यानी कि जो इसका अपोजिट है। ठीक है, या मतलब कह सकते हैं विलेन होगा। ठीक सी। तो एंटागनिज्म वही फीलिंग होती है जब आप अपोजिशन में होते हो किसी चीज के लिए। हेटेड, हेट बड़ा आसान होता है। एनिमोसिटी मतलब शत्रुता होती है। रिजेंटमेंट मतलब नाराजगी होती है, रिजेंटमेंट। अब अपोजिट में फ्रेंडशिप सबसे इजी वर्ड है जो हम सबको क्लियर रहता है। फ्रेंडशिप का मतलब होता है कि जब दो लोगों के बीच में मधुर संबंध है तो उनके बीच में फ्रेंडशिप है। शेयरिंग ऑफ द थॉट्स का कॉन्सेप्ट फ्रेंडशिप कहला रहा है। ये जो एमिटी होता है, एमिटी को आप समझ लें कि ये ग्रुप में होता है। मतलब जैसे आपने कहा किसी ग्रुप के अंदर हार्मनी है, सब लोग एक साथ रहते हैं, तो आप उसको एमिटी कह सकते हैं। इसी से आपका वर्ड बना है लाइक एमिटी यूनिवर्सिटी। अब वहाँ क्या, अलग अलग समाज के लोग हैं, अलग अलग सोसाइटी, अलग अलग स्टेट के हैं, लेकिन फिर भी एक किस में रहते हैं? हार्मनी में रहते हैं, आप उसको एमिटी कहते हैं। ठीक है। कैमराइडरी क्या होता है? कैमराइडरी ये समझो जो आपके ग्रुप में होते हैं लोग, आपके अपने ग्रुप में जहां आप लोग काम कर रहे हो उस ग्रुप के लोगों को आप कैमराइडरी कहते हैं। रपोर्ट मतलब क्या होता है? इसको आप ऐसे समझो, समाज में जब आप थॉट्स को एक्सचेंज करते हैं, ठीक है, जब आप थॉट्स को एक्सचेंज करते हैं, बातों को एक्सचेंज करते हैं, तो रपोर्ट कहलाता है। इसको आप ये भी कह सकते हो सर ये ऐसे होता है जैसे आप कहते हो ना म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग। म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, सबके बीच में अच्छी अंडरस्टैंडिंग है, उसको आप रिपोर्ट कह सकते हो। अलायंस मतलब क्या होता है? अलायंस मतलब तो एग्रीमेंट होता है, किसी ऑफिशियल्स के बीच में जो एग्रीमेंट्स होते हैं उसको आप अलायंस कह सकते हो। ठीक है। अलायंस मतलब अलग वर्ड होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। नेक्स्ट वर्ड है एंश्यू कर देना, परिणाम स्वरूप होना। मतलब टू हैपन और अकर आफ्टरवर्ड्स और एज अ रिजल्ट, यानी कि एंश्यू करना होता है किसी चीज का, इंश्यू करना, रिजल्ट निकाल देना। जैसे आफ्टर द आर्ग्यूमेंट साइलेंस इंस्यूड इन द रूम। अब देखें तो जब आर्ग्यूमेंट हो गया तो सब क्या होता है? अगर आपस में घर में लड़ाई हो जाए तो सब क्या करते हैं? सब चुपचाप जाके अपने अपने काम में लग जाते हैं।
वही आप कह सकते हो। मीटिंग में बहुत लड़ाई हुई, इसका मतलब सब लोगों ने क्या करा, बाद में अपने लैपटॉप्स बंद करे, जा जाके अपने कैबिन में बैठ के काम शुरू करते हैं। तो आफ्टर द आर्ग्यूमेंट, आर्ग्यूमेंट के बाद अक्सर क्या होता है, साइलेंस इंस्यूड इन द रूम, रूम में साइलेंस हो गई पूरे में, परिणाम से वो रिजल्ट क्या हो गया, साइलेंस इज द रिजल्ट। ठीक है, आप बस ये कह सकते हो कि वो रिजल्ट होगा। इसको आप कह सकते हो फॉलो क्या होगा, आसान है, रिजल्ट क्या होगा, किस चीज ने प्रोसीड किया, आगे क्या निकला, एनशी हो गया, और सक्सीड क्या कर गया, यानी कि आगे क्या निकल गया, परिणाम क्या हुआ, सक्सीड क्या हुआ। प्री माने पहला होता है तो प्रीसीड मतलब पहले से होगा। कॉज माने कारण होता है, जैसे अगर यहाँ कॉज है तो ये रिजल्ट भी हो सकता है, और यहाँ क्या हो सकता है बेटे, हैं इफेक्ट भी हो सकता है, कि मतलब कॉज का इफेक्ट है, पहले कॉज होती है चीजें फिर इफेक्ट आता है। ठीक, लीड होगा, लीड करना, ठीक है, इनिशिएट करना, शुरुआत करना, ये आगे नहीं है, मतलब लास्ट में रिजल्ट नहीं है, स्टार्टिंग है। प्रॉम्प्ट मतलब होता है जो आपने शुरू में किया है, प्रॉम्प्ट दिया है, ठीक है, इन दैट वे। नेक्स्ट वर्ड आता है एंटेल। एंटेल का मतलब क्या होता है बच्चों, आवश्यक बना देना होता है। ये बड़ा आसान सा वर्ड है। देखो टेल क्या होती है, पूंछ होती है ना, दैट इज फॉर द एनिमल्स, और सारे एनिमल्स के लिए बहुत जरूरी चीज होती है। ठीक है, टेल मतलब एनिमल्स के लिए जरूरी ऑर्गन है, जैसे ह्यूमन में टेल बोन पाई जाती है, तो ये हमारे लिए जरूरी नहीं है, लेकिन एनिमल्स के लिए सचमुच में नेसेसरी होगी। तो आपने देखा आवश्यक बना देना होता है, टू इन्वॉल्व समथिंग एज अ नेसेसरी और इनएविटेबल पार्ट ऑफ और कॉन्सिक्वेंस। मतलब इसमें कई चीजें अच्छी समझेंगे। टू इन्वॉल्व समथिंग एज नेसेसरी, किसी चीज को नेसेसरी जरूरी बना देना, और इनएविटेबल, इनएविटेबल का मतलब होता है दैट कांट बी अवॉइडेड, दैट कांट बी अवॉइडेड, दैट कांट बी अवॉइडेड, जिसे हम अवॉइड नहीं कर सकते। अब इनएविटेबल पे अगर आप देखें तो ऐसा लगेगा ना इनवाइटेबल, कुछ ऐसे गेस्ट होते हैं ना जो आपकी शादी में जरूर आते हैं, आप उनके कार्ड छपवाओ मत छपवाओ तो कहते हैं ना यार छपवा लेते हैं, तो इनएविटेबल गेस्ट हैं, मतलब ये आएंगे ही आएंगे। तो इनएविटेबल प्रॉब्लम्स भी ऐसी होती है जो आएंगी ही आएंगी। अगर आप कोई काम करो तो आपने कहना कुछ प्रॉब्लम तो इनएविटेबल होती हैं, वो उन्हें आप अवॉइड कर ही नहीं सकते, वो होती होती हैं। तो पार्ट ऑफ कॉन्सिक्वेंसेज मतलब कुछ कारण होंगे। तो आपने कहा द जॉब इंटेल्स अ लॉट ऑफ हार्डवर्क एंड डेडिकेशन, जॉब के साथ जुड़ा हुआ रहता है हार्डवर्क एंड डेडिकेशन। अगर आप कोई काम करो तो उसमें डेडिकेशन जरूर होगा, हार्डवर्क जरूर होगा, बिना इसके जॉब होती नहीं है। तो जॉब के साथ इंटेल्स क्या है, आपने कहा हार्डवर्क होगा, डेडिकेशन होगा। बाकी ऐसे सर्टेन एग्जाम्पल्स आप बना सकते हो। आपने कहा अगर मुझे एग्जाम निकालना है तो उसके लिए इंटेल्स क्या हैं, मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं कि मुझे अपनी जो सोशल मीडिया लाइफ है उसको स्टॉप करना पड़ेगा, फ्रेंड्स के साथ मिलना जुलना कम करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये इंटेल्स हो जाएंगी कि आवश्यक हो जाएंगी इस काम को करने के लिए, तो उसको आप इंटेल्स कह सकते हो। याद करने का तरीका मैंने आपको बता ही दिया है। अब इसका मतलब आसान ये होगा कि इन्वॉल्व क्या है, रिक्वायर क्या है, नेसेसिटेट क्या है, एनकम्पास क्या है, और इम्प्लाई करना। अच्छा, इम्प्लाई जो होता है ना, ये होता है जैसे आप कहते हो ना से समथिंग इनडायरेक्टली, आप इसको ऐसे समझ लो कि आप, मैं कह सकता हूं इसको, ये इनडायरेक्ट रेफरेंस होता है। किस चीज को इम्प्लाई करते हैं ना, तो इम्प्लाइड है, इट्स नॉट डायरेक्ट मीनिंग, इट्स मतलब इट्स इम्प्लाइड मीनिंग, ये समझ आ रहा है, ये इनडायरेक्ट है, इट्स नॉट डायरेक्ट। ओके, एक्सक्लूड कर देना, हटा देना होगा, इट्स नॉट इन्वॉल्व, अलग निकाल के रख देना कि आपने कहा इसमें ना ये एक्सक्लूड करना पड़ेगा मुझे। ओमिट कर देना, छोड़ देना, एलिमिनेट कर देना, निकाल देना, रिमूव कट अलग कर देना। अच्छा, बैनिश कर देना थोड़ा सा अलग होता है। ठीक, बैनिश क्या होता है, बैनिश क्या होता है, आप कह सकते हो कि थ्रो समबडी आउट फ्रॉम नेटिव लैंड, किसी को नेटिव लैंड से बाहर निकाल देना, वनवास पे भेज देना, इट्स लाइक बैनिश होगा, वनवास पे भेज देना, बैनिश होगा, थ्रो समबडी आउट। ठीक है, किसी को बाहर फेंक देना उसके नेटिव लैंड से, या बाहर निकाल देना, एक्सपेल कर देना। ओके, वहां आप इसका यूज कर सकते हो। नेक्स्ट आता है इंथ्रॉल। इंथ्रॉल मतलब होता है मंत्र मुग्ध कर देना। बहुत अच्छा है, आपने कोई म्यूजिक सुना, आपने कहा इंथ्रॉल्ड हो गए। ठीक है, अभी बहुत सारी मूवीज आई हैं, उनके बड़े अच्छे अच्छे सॉन्ग्स हैं, बच्चे उन्हीं को सुनते जा रहे हैं, तो वो एंथ्रॉल्ड हैं, इंथ्रॉल्ड हैं, यानी कि मंत्र मुग्ध हो गए। कोई आपने म्यूजिक सुना और आपको लगा एक बार और सुन लेते हैं, तो आप इंथ्रॉल्ड हो जाते हो, मंत्र मुग्ध हो जाते हो। टू कैप्टिवेट और चार्म, टू कैप्टिवेट हो जाना, चार्म हो जाना,
द मैजिशियंस परफॉर्मेंस इंथ्रॉल्ड द ऑडियंस। मैजिशियन की जो परफॉर्मेंस है ना, उसने इंथ्रॉल्ड कर दिया ऑडियंस को, मंत्र मुग्ध कर दिया। आप कभी किसी कंसर्ट में गए होगे, लाइव कंसर्ट में, तो आपने कहा होगा सर ऐसा बेहतरीन मतलब वहां पे सॉन्ग्स थे कि हम मंत्र मुग्ध हो गए, टाइम का पता ही नहीं चला, रात के 12 बज गए या 1 बज गया। तो इंथ्रॉल होता है, यानी कि आपको मंत्र मुग्ध कर लिया जाता है। तो अब आप इसको ऐसे भी याद कर सो, वंस आई गॉट इंथ्रॉल्ड, ठीक है, एक बार मुझे मंत्रमुग्ध कर दिया गया। तो आप यूज कर सकते हो किस कंसर्ट में ऐसा हुआ था, या किसी का म्यूजिक अगर आपको ऐसा लगता है कि वो मुझे मंत्रमुग्ध कर देता है, तो वहां आप इंथ्रॉल का यूज कर सकते हैं, ठीक है। हिज म्यूजिक इंथ्रॉल्स मी, मुझे बिल्कुल मंत्र मुग्ध कर देता है उसका म्यूजिक, वहां आप यूज करेंगे। अब देखो कैप्टिवेट करना होगा, एक एक करके समझेंगे। कैप्टिवेट, ठीक है, कैप्टिवेट का मतलब होता है जो आपके इंटरेस्ट को कैच कर लेता है, ठीक है, जो आपके इंटरेस्ट को कैच कर लेता है उसको आप कैप्टिवेट करना कहते हैं। फैसिनेट कर देना होता है, बहुत बढ़िया, फैसिनेटेड है। अच्छा, ये जो होते हैं ना एंचेंट और बेविच, ठीक है, ये दोनों कहाँ यूज किए जाते हैं, ये दोनों मैजिक के सेंस में यूज किए जाते हैं। मैजिक, ये दोनों आप ऐसे यूज कर सकते हो, मैजिक है, ठीक है। और मैस्मराइज का मतलब हो जाता है जब आप स्पेल बाउंड हो जाते हैं। स्पेल बाउंड मतलब जादू बिखेर दिया आपके ऊपर। तो ऐसे इनको थोड़ा थोड़ा सा आप अलग अलग कर सकते हो, ठीक। फैसिनेशन तो बहुत इजी सा है ना, कि मैं उसकी तरफ फैसिनेटेड हूं, ठीक है, उसकी तरफ कैप्टिवेटेड हूं, या फिर आप कह सकते हो उसमें बहुत ज्यादा इन्वॉल्व हूं, ठीक है, फैसिनेटेड। बोर हो जाना, नॉट इंटरेस्टेड। रिपेल माने पीछे धकेल देना, रिपेल मतलब इफेक्ट होता है जो आपको इंटरेस्ट से दूर कर दे, ठीक। डिस्गस्ट माने बुरा होगा, सिकन बीमार होगा। नॉजिएटेड क्या होता है, कॉज वॉमिटिंग, एक तो ये होता है, या फिर नॉजिएटेड हो मतलब मुझे पसंद नहीं, आप वहां भी उसको यूज कर सकते हो। नेक्स्ट वर्ड है इंटाइस, लुभा लेना, इंटाइस कर देना। टू अट्रैक्ट और टैम्प्ट, टैम्प्ट करना भी लुभाना ही होता है, टैम्प्ट को याद कर लेना, इसी से बना आपका वर्ड टैम्पटेशन, ठीक है। कभी आपने सुना हो जॉन मिल्टन का जो प्ले पैराडाइज लॉस्ट, उसमें आता है ना, साटन उसको टैम्प्ट करता है, यानी कि उसको टैम्प्ट करता है, ललचा लेता है, लुभा लेता है, बाई ऑफरिंग प्लेजर और एडवांटेज, कि आपको ये चीजें मिलेंगी। अच्छा, टैम्प्टिंग ऑफर्स वही तो होते हैं कि अगर आप ये खरीदते हो तो उसके साथ आपको ये फ्री मिल जाएगा, इस लिंक को क्लिक करने पर आपको बहुत सारे बेनिफिट्स मिलेंगे, पता चला बैंक से अकाउंट से पैसे साफ हो गए। तो वो टैम्प्ट करना होता है, आपको ललचा लेना, लुभा लेना, कुछ लालच दे देना, तो वो ये इंटाइज कर लेना। द अरोमा ऑफ फ्रेश ब्रेड इंटाइज्ड हिम इनटू द बेकरी। अरोमा ऑफ फ्रेश ब्रेड मतलब आप इसको ऐसे समझो, किसी भी चीज़ का, फूड का अरोमा हो सकता है। बेकरी के आप पास से आप लगे, कन्फेक्शनरी शॉप के पास से आप निकले, तो आपने देखा वहाँ से बड़ा अच्छा स्मेल आ रहा था, किसी रेस्टोरेंट के पास से आप गए कुछ भी, तो आपने कहा कि उसका जो अरोमा था ना वो मुझे इंटाइज्ड करता है, मतलब अपनी तरफ खींच लेता है, टैम्प्ट कर लेता है, तो आप उसको लुभाना कह सकते हो। तो इंटाइज्ड, अब इंटाइज्ड एक ऐसा वर्ड हो गया, आप कह सकते हो मैं तो सर फूड से इंटाइज्ड हो सकता हूँ। कुछ लोगों को मिठाइयाँ देखते ऐसा लगता है बस अब खाने के लिए मिल जाएं, मुंह में पानी आ गया, इंटाइज्ड हो जाना। तो जब आपको कोई चीज़ लुभा लेती है तो आप उसमें इंटाइज का यूज कर सकते हैं। टू अट्रैक्ट और टेम्प्ट बाई ऑफरिंग प्लेजर और एडवांटेज, अक्सर प्लेजर और एडवांटेज के लिए होता है। नेक्स्ट देखिए, टेम्प्ट करना आसान है, कोक्स करना होता है ललचा लेना, किसी को अपनी बातों में फंसा लेना। ल्योर करना ललचाना होगा। अच्छा, ये जो सिड्यूस होता है ये भी ललचाना होता है, लेकिन अक्सर ये किस लिए यूज किया जाता है, सेक्सुअल कंटेंट में, यानी कि किसी को अपनी तरफ ललचा लेना, सेक्स करने के लिए, उस कंटेंट में हम सिड्यूस करने का वर्ड यूज करते हैं। परसुएड करना होता है किसी को अपनी बातों में फंसा लेना, परसुएड कर लेना, अपनी बातों में फंसा लेना, उसके काम से डिस्ट्रैक्ट कर देना। रिपेल माने पीछे धकेल देना होगा। डेटर माने क्या कर देते हैं, डेटर कर दिया आपने, डिस्करेज कर दिया किसी को, किसको मैंने डिस्करेज कर दिया। नेक्स्ट है डिसवेड कर देना, इसका मतलब ऐसे भी लिख सकते हो आप, परसुएड नॉट टू डू समथिंग, किसी को ऐसे परसुएड करने का वो कुछ ना करे, उसको डिसवेड करना कहते हैं। प्रिवेंट कर देना होता है पूरी तरीके से स्टॉप कर देना, जैसा आप कहते हो प्रिवेंट फायर। इनहिबिट कर देना, टू स्टॉप समथिंग, रोक देना, ठीक है। तो ये सारे के सारे वर्ड इसके अपोजिट बन जाते हैं एंटाइज के। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। अब आपको समझ आ रहा है कि वोकैब कैसे याद होती है। जब तक आप डिफरेंसेस नहीं समझेंगे, बट यू हैव टू यूज दिस वर्ड्स इन सेंटेंसेस। मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ, एक मैं बोल देता हूँ एग्जांपल, ऐसे ही आपको कम से कम एक एक दो एग्जांपल्स बोलने पड़ेंगे।
डोंट बी कंफ्यूज्ड कि मुझे ग्रामर आती है नहीं आती है, ट्राई टू यूज दैट वर्ड इन हिंदी सेंटेंस ऑल्सो। पूरा सेंटेंस हिंदी का बोल दो, एक वर्ड उसमें इंग्लिश का डाल दो। जैसे हमने कहा एंट्रेंस्ड होता है मजबूत किया हुआ, फॉर्मली स्टैब्लिश्ड एंड डिफिकल्ट टू चेंज होगा। जैसे आपने कहा कि मेरे परिवार के जो वैल्यूज़ हैं ना वो मेरे अंदर एंट्रेंस्ड हैं। अब बताइए पूरा का पूरा सेंटेंस हमने बोला हिंदी में कि मेरे परिवार के जो वैल्यूज़ हैं या इथिक्स हैं या फिर आप कह सकते हो जो हमारे घर के कल्चर है वो मेरे अंदर क्या है, वो एंट्रेंस्ड है, यानी कि पूरी तरीके से मजबूती से बसा हुआ है। कुछ लोग होता है ना मोरलिटी मेरे अंदर एंट्रेंस्ड है, ऑनेस्टी मेरे अंदर एंट्रेंस्ड है। आप ऐसे बोल दो ईमानदारी मेरे अंदर कूट कूट कर भरी है, ईमानदारी मेरे अंदर एंट्रेंस्ड है, ठीक है, पूरी तरीके से फॉर्मली स्टैब्लिश्ड एंड डिफिकल्ट टू चेंज है। अब वही कह दो बेईमानी उसके अंदर कूट कूट के भरी है, एंट्रेंस्ड होगा। तो कहीं तो कुछ बोलो, नो नीड टू स्पीक द होल सेंटेंस इन इंग्लिश बट यू कैन यूज सर्टेन वर्ड्स जो आप सीख रहे हो विद द हिंदी सेंटेंस। आपको वोकैब रेडी करनी है, आपको कोई ऐसा नहीं है कि बहुत बड़ी स्क्रिप्ट पढ़ के किसी को बता देनी, ठीक है। द कंपनीज पॉलिसीज आर डीपली एंट्रेंस्ड इन इट्स कल्चर। कंपनी की जो पॉलिसीज़ है ना वो उसके कल्चर में दिखाई देती हैं। उन्होंने कुछ पॉलिसीज़ बना रही होंगी, ऑफिस के कुछ रूल्स बना रखे होंगे, वो रूल सारे के सारे किस में दिखाई देते हैं, उनके एंट्रेंस्ड हैं कल्चर के अंदर, उनके कल्चर में वो सब कुछ दिखाई देता है। एंट्रेंस्ड का मतलब होता है स्टैब्लिश्ड है, स्टैब्लिश्ड होता है ना जो फिक्स्ड है, आप कह सकते हो रूटेड हैं। अब जैसे आपने कहा डीप रूटेड कर लो इसको, तो याद आ जाएगा कि डीप रूटेड हैं, यानी कि हमारे घर में जो कल्चर है ना वो डीप रूटेड है। मतलब समझो कोई कल्चर तोड़ेगा ही नहीं, ट्रेडिशंस को ब्रेक नहीं कर सकता, कस्टम्स को हम पूरी तरीके से फॉलो करते हैं, वो हमारे अंदर डीप रूटेड है। इनग्रेन्ड कर देना है, इनग्रेन्ड कर देना वो हमारे अंदर इनग्रेन्ड है, समाये हुए हैं, परमानेंट हैं। देखो जैसे वाला होता है टेन्यूअस, टेन्यूअस का मतलब होता है वीक। कोई भी चीज़ आसानी से ब्रेक हो जाएगी, वो कोई लॉ हो सकता है, कोई रूल हो सकता है, आपने कहा टेन्यूअस है, आसानी से ब्रेक हो जाएगा। सुपरफिशियल का मतलब होता है नॉट डीप। आपने कहा इसकी जो नॉलेज है ना सुपरफिशियल है, ऊपर ऊपर की है। अगर डीप नॉलेज नहीं है तो इसका मतलब वो कभी भी खराब हो सकती है। फ्रेजाइल मतलब होता है इजीली ब्रोकन, जिसको आसानी से तोड़ा जा सकता है, ठीक है। फिल्मजी मतलब वीक होता है, ये भी कमजोरी होता है। और देखो इसमें लिखा है इनसब्सटेंशियल, अगर आप चाहो तो जो सब्सटेंशियल वर्ड है ना इसको इधर भी लिख सकते हो। सब्सटेंशियल होते हैं जिसके अंदर सब्सटेंस है। अगर आप बात करें तो आप कह सकते हो वैल्यूड है, वैल्यूड है कहते हैं ना, सब्सटेंशियल बातें करता है, यानी कि उसकी बातों में वजन है, लॉजिकल बातें करता है, ठीक है। सब्सटेंशियल, इनसब्सटेंशियल है, कोई सब्सटेंस नहीं है, कोई भी चीज़ उसके अंदर ताकतवर नहीं है, ऐसा लगता है इनसब्सटेंशियल आइडियाज़ हैं, इनसब्सटेंशियल प्लान है, प्लान तो है लेकिन उसके साथ कुछ एग्जीक्यूशन तो है ही नहीं, तो वो इनसब्सटेंशियल आपका बन जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इनविजन, क्या होगा। विजन माने होता है ना, विजन माने कि आपका विजन क्या है। कोई भी पूछता है ना जीवन में आपका विजन क्या है, तो आपने कहा विजन ये, लेकिन इनविजन क्या है, आप कुछ कल्पना कर लेते हो, मतलब आपको सोच ले तो ऐसा होगा। टू इमेजिन और फोर सी समथिंग, देखो इमेजिन करना कल्पना करना होता है, ठीक है, ये आपका व्यू पॉइंट नहीं है, तो आप कुछ कल्पना कर रहे हो। विजन मतलब आप पॉजिटिवली उसकी तरफ काम करो, एनविजन है आपने कल्पना कर रखी है। तो आपने कहा ही इनविजन्स, वर्ब है तो एस लगा दिया सीधे सीधे, ही इनविजन्स अ फ्यूचर वेयर टेक्नोलॉजी विल सॉल्व मैनी ऑफ द वर्ल्ड्स प्रॉब्लम्स। उसके पास एक इमेजिनेशन है, एक आइडिया है, मतलब हो सकता है ब्लर्ड हो, कि वो कभी ऐसा होगा कि टेक्नोलॉजी विल सॉल्व मैनी ऑफ द वर्ल्ड्स प्रॉब्लम्स, टेक्नोलॉजी दुनिया की बहुत सारी प्रॉब्लम्स को शॉर्ट आउट कर देगी। अब सिनोनिम्स क्या क्या हो सकते हैं, पहला तो बहुत आसान है, इमेजिन होगा, दूसरा क्या होगा, दूसरा फोरसी होगा, तीसरा क्या होगा, विजुअलाइज होगा, चौथा क्या होगा, कॉन्सेप्चुअलाइज होगा, और पांचवा होगा एंटीसिपेट करना। अब सारे वर्ड देखो सेम है, इमेजिन कर दिया आपने, फोरसी, फोर माने फ्यूचर देखना, विजुअलाइज कर दिया किसी चीज़ को, विजुअलाइजेशन थोड़ा सा पॉजिटिव और कॉन्क्रीट वर्ड होता है, मतलब ये ऐसे नहीं है आगे तो देखते हो लेकिन विजुअलाइज्ड है, यानी कि चीज़ें आपको पता है कि प्लान कैसे एग्जीक्यूट होगा। कॉन्सेप्चुअलाइज करना, चीज़ों को कॉन्सेप्ट में रख देना कि मैं बता रहा हूँ ये प्लान ऐसे ऐसे चलेगा, हम तब तक इन चीज़ों को कंप्लीट कर देंगे। एंटीसिपेशन होता है स्टार्ट कर देना, ठीक है। अच्छा एंटीसिपेशन आप ऐसे भी कह सकते हो फ्यूचर के बारे में पता होता है, यह आपको सबसे अच्छा याद होगा जब आप सुनते होगे एंटीसिपेटरी बिल, कि किसी पॉलिटिशियन को पता है कि वो जेल जा सकता है तो उसकी एंटीसिपेटरी बेल हो जाती है, पहले से उसको बेल मिल जाती है, ठीक है। तो वो एंटीसिपेशन होता है, फ्यूचर के बारे में पहले आइडिया लगा लेना।
इग्नोर कर देना, डिसरिगार्ड कर देना, ओवरलुक अनदेखा कर देना, नेग्लेक्ट या डिसमिस कर देना। ये पांचों वर्ड बिल्कुल आसान। नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट है एफिमेरल। एफिमेरल का मतलब क्या होता है भाई? इसका मतलब होता है एफिमेरल लास्टिंग फॉर अ वेरी शॉर्ट टाइम। अब कोई चीज़ है, कोई इफेक्ट है, जल्दी खत्म हो जाएगी। आपने कहा तुम्हें ना सिर्फ लॉटरी लगी है, थोड़ा सा पैसा मिला, तो जो सक्सेस है ना इफिमेरल है। अगर ढंग से नहीं चलोगे तो पैसा ऐसे ही खत्म हो जाएगा, जैसा आया वैसे ही चला जाएगा। तो इफिमेरल का मतलब होता है क्षणिक, लास्टिंग फॉर अ वेरी शॉर्ट टाइम, जो बहुत कम समय में खत्म हो जाए। द ब्यूटी ऑफ द सनसेट वॉज एफिमेरल डिसअपियरिंग विद इन मिनट्स। मतलब जो ब्यूटी है ना सनसेट की, वो क्या है? वो एफिमेरल है। शाम को बहुत सुंदर लगता है ना सनसेट, अक्सर आप देखने के लिए बैठते होगे, कुछ लोग सनराइज देखने के लिए बैठते हैं, तो डिसअपियरिंग विद इन मिनट्स, जल्दी ही वो ढल जाएगा। ठीक है, तो जो ब्यूटी होती है ना सनसेट की, वो इफिमेरल है, डिसअपियरिंग विद इन मिनट्स, जल्दी खत्म हो जाएगी, थोड़ी देर के लिए है। इसके कुछ वर्ड्स सिनोनिम्स में बड़े अच्छे अच्छे हैं। जैसे ये लिख दिया मैंने शॉर्ट लिव्ड, कुछ याद नहीं करना है, हम ऐसी टर्म्स बना सकते हैं। शॉर्ट लिव्ड है, बड़ा होगा तो लॉन्ग लिव्ड होगा। ठीक है, टेम्परेरी है, ये आसान हो गया, परमानेंट का अपोजिट है। ट्रांजिएंट एक अच्छा वर्ड है जो आपको याद करना चाहिए। ट्रांजिएंट होता है जो क्षणिक होगा। ऐसे आपको याद करना है मोमेंट्री। मोमेंटरी मतलब होता है थोड़े से मोमेंट्स के लिए। फ्लीटिंग होता है जो जल्दी खत्म हो जाएगा, फ्लीटिंग इफेक्ट है, यानी कि खत्म होने वाला इफेक्ट है। परमानेंट है, लास्टिंग है, हमेशा चलेगा। एंड्यूरिंग है, परपेचुअल है या इटर्नल है। इटर्नल जो होता है इसको आप ऐसे भी कह सकते हो ना, इटर्नल लव। तो आपने कहा द इटर्नल लव ऑफ राधा एंड कृष्णा, वो हमेशा रहेगा। ठीक है, लॉन्ग लास्टिंग है, एवर लास्टिंग है, उसके लिए आप यूज करते हैं। नेक्स्ट वर्ड आता है एपिक्यूरियन, भोगी, रिलेटिंग टू और suited फॉर द enjoyment ऑफ फाइन फूड एंड ड्रिंक। ऐसा इंसान जो खाने पीने का बहुत शौकीन होता है। suited फॉर द enjoyment, किसके लिए? ऑफ फाइन फूड एंड ड्रिंक, जिसको खाना पीना, बढ़िया खाना बढ़िया पीना बहुत पसंद है, भोगी इंसान, उसको आप एपिक्यूरियन कहते हैं। कुछ लोग होते हैं ना, सिर्फ यही ढूंढते रहते हैं कि इस शहर में सबसे अच्छा खाना कहाँ मिलता है, इस शहर की सबसे फेमस डिश क्या है खाने की, वही खाते हैं, उसको एपिक्यूरियन आप कह सकते हो। द होटल ऑफर्स एन एपिक्यूरियन एक्सपीरियंस विद इट्स गॉर्मे मील्स। गॉर्मे मील्स का मतलब है बड़े टेस्टी डिलीशियस मील्स देते हैं, और मतलब क्या ऑफर करते हैं? एपिक्यूरियन एक्सपीरियंस। कभी आप आओगे तो आपको खाना जो होगा बेहतरीन लगेगा, किसके साथ में? गॉर्मे मील्स के साथ में, उसके डिलीशियस फूड के साथ में। अब सिनोनिम्स क्या होते हैं? देखो, गॉर्मे होता है, गॉर्मे कौन होता है? जिसको बहुत अच्छी नॉलेज होती है फूड की। ठीक है, आप कह सकते हो दैट इज गुड नॉलेज ऑफ फूड हो सकता है, या फिर आप इसमें कह सकते हो वाइन हो सकता है। ठीक है, उसके लिए आप गॉर्मे यूज कर रहे हो। हेडोनिस्टिक जो होता है ना, ये अलग है, ये खाने पीने से रिलेटेड नहीं है, दैट इज फॉर द प्लेजर होगा, जो आनंद के लिए। हेडोनिस्ट होता है जो हमेशा आनंद की, प्लेजर की खोज में रहता है। और प्लेजर हमेशा याद रखना, ये सेंसुअल की बात कर रहे होते हैं। सेंसुअल प्लेजर कैसा भी हो, खाने पीने वाला हो, लग्जरी वाला प्लेजर हो, सेंसुअल प्लेजर जो हमारे पांचों इंद्रियां हैं ना उसको सेटिस्फाई करता हो, ऐसे सेंसुअल प्लेजर के लिए हेडोनिस्ट होता है। ऑपुलेंट जो होता है WELTH, ये वेल्थ की बात करता है, पैसा है। ठीक है ना। ये जो सम्चुअस होता है, ये हाई स्टैंडर्ड्स की बात करता है, हाई स्टैंडर्ड्स की बात करते हैं, चाहे वो लग्जरियस लिविंग हो, कुछ भी हो। एक्स्ट्रावेगेंट मतलब होता है ज़्यादा खर्च करना। एक्स्ट्रावेगेंट वो इंसान होता है जो बहुत पैसे की बर्बादी करता है। अब इसका अपोजिट देखते हैं। ये सब देख रहे हो ना, मौज मस्ती करने वाले लोग हैं, पैसे बर्बाद करते हैं। ठीक है, ये जो एक्स्ट्रावेगेंट होता है, इसके लिए एक मुहावरा भी होता है, DUCKS, डक्स एंड ड्रेक्स। एक तो ये लिख लो, डक्स एंड ड्रेक्स, जो बहुत पैसे उड़ाता है। ठीक है, और एक दूसरा होता है बर्न अ होल इन वंस पॉकेट, बर्न अ होल इन वंस पॉकेट। ठीक है, एक इसको भी लिख सकते हैं, पॉकेट में छेद होना, यानी कि पैसे जल्दी जल्दी खत्म हो जाना, एक्स्ट्रावेगेंट होना। इसके बाद आता है आपका एसेटिक। एसेटिक जो होते हैं ना, ये आपके सेंट होते हैं, बस ये समझ लो, साधु सन्यासी होते हैं, जो सेंसुअल प्लेजर में बिल्कुल विश्वास नहीं करते, यानी कि ये हेडोनिस्ट के अपोजिट हो जाते हैं। ठीक है, अच्छा, इसका भी एक अपोजिट होता है क्या? AESTHETIC, एस्थेटिक। एस्थेटिक क्या होता है? जो प्लेजर में विश्वास करते हैं, बिलीव्स इन सेंसुअल प्लेजर, ब्यूटी और सेंसुअल प्लेजर में बहुत विश्वास करते हैं। स्पार्टन्स आपने मूवी देखी होगी, ये कौन होते हैं बेटा? ये टफ लाइफ जीते हैं, स्पार्टन्स होते हैं टफ।
अब जब ये टफ लाइफ जीते हैं तो ये थोड़े सन्यासी जैसे होते हैं, मतलब प्लेजर में नहीं होते, शक्ति के प्रतीक माने जाते हैं स्पार्टन्स, ठीक है। तो टफ लाइफ जीते हैं तो वो सेंट होते हैं। वो मतलब क्या करते हैं, लाइफ से अलग रहते हैं, सेंसुअल प्लेजर को बिल्कुल अलग हेट करते हैं, ठीक है। ऑस्टर माने एकांत होता है, ऑस्टर लाइफ कैसी होती है, ये भी सेंट जैसी लाइफ ही होती है, इसको भी आप लिख सकते हैं। अनएडॉर्न, एडॉर्न का मतलब होता है डेकोरेटेड, तो इसका मतलब होता है नॉट डेकोरेटेड, ऐसा जीवन जिसमें डेकोरेटेड कुछ भी नहीं है, जो है वो रियल है, फैक्चुअल है। अनरिस्ट्रेन्ड है, रिस्ट्रेंट मतलब रिस्ट्रेंड है रुका हुआ, ठीक है ना, रिस्ट्रेंड है मतलब बंधा हुआ है, रिस्ट्रेंड लाइफ है, जैसे आप रिस्ट्रेंड हो कि आप ये नहीं कर सकते वो नहीं कर सकते, उसको यूज करते हैं। अनरिस्ट्रेंड इसका अपोजिट हो जाएगा। आगे बात करते हैं, नेक्स्ट है एपिटोमी। एपिटोमी मतलब होता है प्रतिमान, एपिटोमी मतलब प्रतिमान होगा, अ परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ अ पर्टिकुलर क्वालिटी और टाइप। एपिटोमी, शी इज द एपिटोमी ऑफ काइंडनेस एंड जेनरोसिटी, शी इज द एपिटोमी ऑफ काइंडनेस एंड जेनरोसिटी, वो क्या है, वो प्रतिमान है, परफेक्ट एग्जाम्पल है, किसका, काइंडनेस का और जेनरोसिटी का। जेनरोसिटी जनरस हो जाना, किसी के प्रति काइंड होना, वही वर्ड होता है एपिटोमी। तो एपिटोमी के सिनोनिम्स क्या है, देखो एम्बॉडीमेंट क्या होता है, एम्बॉडीमेंट होता है, इसको आप लिख लो, इट्स लाइक परफेक्ट एग्जाम्पल, किसी चीज का परफेक्ट एग्जाम्पल है उसको आप एम्बॉडीमेंट कहते हैं, ठीक है, परफेक्ट एग्जाम्पल है। आर्कीटाइप क्या होता है, आप ये कह सकते हो तो रियल एग्जाम्पल है, किसी चीज का आपने रियल एग्जाम्पल बना रखा उसको आप उसका आर्कीटाइप कहते हो, ठीक है, रियल एग्जाम्पल होगा। इनकार्नेट, किसी को बना देना, इनकार्नेशन तो वैसे भी यूज करते हैं ना एम्बॉडीमेंट की, ये भगवान विष्णु का इनकार्नेशन है, ठीक है, उसकी शेप में उसकी बॉडी में होना। पर्सोनिफाइड का मतलब अगर मैं हिंदी में लिख दूं आपके लिए तो शायद ज़्यादा याद हो जाएगा आपको, मानवीकरण होता है, मानवीकरण होता है नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स को लिविंग के जैसे काम करवा देना। अब नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट लिविंग के जैसे कैसे काम करते हैं, जैसे आपने एक एग्जाम्पल बोला, डेथ लेज इट्स आइसी हैंड्स ऑन द किंग्स, मृत्यु ने अपने ठंडे हाथ राजाओं के ऊपर घुमा दिए। अब मृत्यु के कौन से हाथ पैर होते हैं, ठीक है, तो ये क्या होता है, ये पर्सोनिफिकेशन है, पर्सोनिफाइड ऑब्जेक्ट है। प्रोटोटाइप होता है, उसका सेम एग्जाम्पल हो जाना, प्रोटोटाइप हमने बना दिया, मतलब जो रियल है उसका प्रोटोटाइप है, यानी कि उसका परफेक्ट एग्जाम्पल ये वाला बनाया गया। एंटीथेसिस अपोजिट होगा, अपोजिट होता है कंट्रास्ट होगा। कंट्राडिक्शन होता है जब मैं कंट्रास्ट करता हूँ चीज़ों में, अपोज करता हूँ। और सेम होता है काउंटर बैलेंस बिठा देना, ये काउंटर बैलेंस्ड हैं चीज़ें, यानी कि ये एक दूसरे के साथ चल ही नहीं सकती, इसको काउंटर बैलेंस्ड कहते हैं। तो ये थे अब आपके 10 वर्ड्स। आई होप सो आपको ये 10 वर्ड्स बड़े अच्छे से समझ आए होंगे। किसी को कुछ भी प्रॉब्लम हो आप कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएं। आप अप्रिशिएट कर रहे हो, ये बड़ी अच्छी बात है। हम भी आपको बेहतर वर्ड्स डेली पढ़ाते रहेंगे, आपको याद कराते रहेंगे। आपका काम है रिवीजन करते रहना, एक अपनी डिक्शनरी मेंटेन करो जहाँ आप उन वर्ड्स को लिख सकें और रिवीजन के टाइम पे वो गेट रेडी हो, क्योंकि आपको ये याद नहीं रहेगा ना कि ये किस क्लास का कौन सा वाला वर्ड था। या तो आप क्लास नंबर के साथ नोट करो कि क्लास नंबर 30 उसके ये वाले वर्ड्स हैं, तो आपको याद आ जाएगा एक्सप्लेनेशन के लिए, अदरवाइज यू विल बी कंफ्यूज्ड। चलिए तो शुरू करते हैं अब आपके ईडियम्स एंड फ्रेजेस। 10 बहुत बेहतरीन से मुहावरे याद करवाते हैं। ऐसा ईडियम जरूर सोचना जो आपको लगता हो ये मेरा ईडियम ऑफ द डे है, जिसको आप अच्छे से यूज़ कर पाएँ। ओके, चलिए एक एक करके समझते हैं। सबसे पहला, फ्लैश एंड ब्लड क्या होता है। फ्लैश एंड ब्लड से हम सब लोग बने हैं, तो इसका मतलब ये हमारे लिए फ्लैश एंड ब्लड ह्यूमन नेचर है, ह्यूमन विद ह्यूमन इमोशंस और वीकनेसेस आता है। यानी कि आप ओवरऑल समझ सकते हो ह्यूमन नेचर को फ्लैश एंड ब्लड कहा जाता है, चाहे वो ह्यूमन के कॉन्ट्रास्ट में आ जाए, कॉन्टेक्स्ट में आ जाए, या फिर आप कह दें कि ह्यूमन का जो इमोशंस होते हैं, वीकनेस होते हैं, उसके कॉन्टेक्स्ट में आ जाए। आपने कहा ही इज़ ओनली फ्लैश एंड ब्लड, सो इट इज़ अंडरस्टैंडेबल दैट ही मेड अ मिस्टेक। वो सिर्फ फ्लैश एंड ब्लड है, कहते हैं ना वो भी तो आदमी ही है ना, सो इट इज़ अंडरस्टैंडेबल दैट ही मेड अ मिस्टेक, ये समझने योग्य है कि वो गलती कर सकता है। तो आप कह सकते हो ये तो ह्यूमन नेचर है, भी गलतियां होना एक ह्यूमन नेचर भी है, क्योंकि हम इंसान हैं, ठीक है, खुद ही कैलकुलेट करते हैं तो गलती हो सकती है। वी आर फ्लैश एंड ब्लड, तो आप सीधे सीधे कह सकते हो वी आर फ्लैश एंड ब्लड, हम ह्यूमन हैं, ठीक है। इट इज़ बिकॉज ऑफ मी आई एम फ्लैश एंड ब्लड, ठीक है, मेरी वजह से हुआ है, मैं क्या हूँ, मैं फ्लैश एंड ब्लड हूँ, यानी कि मैं ह्यूमन हूँ। फ्लाई ऑफ द हैंडल, टू लूज वंस टेम्पर सडनली, बड़ा आसान है। फ्लाई ऑफ द हैंडल, इसको आप ऐसे याद कर लो, आपके हाथ में हैंडल है और आपने फेंक के मार दिया। आपको कभी इतना गुस्सा आता है किसी को कि कुछ भी हाथ में होता है एकदम से फेंक के मार देते हैं? बहुत लोग हैं जिन्होंने अपने फ़ोन तोड़े हैं गुस्से में, बस फ़ोन ही मारा फेंक के, फ़ोन गायब, ठीक।
तो वो जो लोग हैं वो अपने लिए कह सकते हैं फ्लाई ऑफ द हैंडल। ये वाला मुहावरा उनकी पर्सनालिटी पे बिल्कुल सेट बैठता है। टू लूज वंस टेम्पर सडनली, अपने टेम्पर को वो बहुत जल्दी से लूज कर देते हैं, ठीक है। ही फ्लू ऑफ द हैंडल व्हेन ही फाउंड आउट अबाउट द एरर, मतलब क्या हुआ, ही फ्लू ऑफ द हैंडल, उसने अपना पूरा आपा खो दिया, व्हेन ही फाउंड आउट अबाउट द एरर, जब उसे गलती मिली। तो इसका मतलब फ्लू ऑफ द हैंडल होता है अपना आपा खो देना। नेक्स्ट है फ्लाई इन द ऑइंटमेंट। अब इसको ऐसे समझो, अ स्मॉल प्रॉब्लम दैट स्पॉइल्स समथिंग अदरवाइज परफेक्ट। इसको मैं समझाता हूँ। ऑइंटमेंट अक्सर क्या होता है, जब आपको बॉडी पेन होता है तो आप कुछ ऑइंटमेंट्स लगाते हैं, ठीक है, मसाज करते हो तभी भी ऑइंटमेंट्स लगाते हो। अब मानो बड़ा सीधा सा सिंपल एग्जांपल है, आप कुछ ऑइंटमेंट लगाने बैठे, अचानक से आके उसमें मक्खी गिर गई, ठीक है, तो सबसे पहले क्या हो रहा होगा, आपकी बॉडी पे ऑइंटमेंट लगाया जाएगा, उस फ्लाई को निकाल के बाहर फेंका जाएगा। तो आप कहेंगे सर पहले उस फ्लाई को क्लियर करेंगे, उसके बाद ही ऑइंटमेंट यूज होगा। सेम यही लिखा गया है, फ्लाई इन द ऑइंटमेंट, मतलब समझ के क्या हुआ, अ स्मॉल प्रॉब्लम दैट स्पॉइल्स समथिंग अदरवाइज परफेक्ट। एक ऐसी छोटी सी प्रॉब्लम वो स्पॉइल कर सकती है समथिंग को, अदरवाइज परफेक्ट, मतलब छोटी सी प्रॉब्लम है बाकी सब कुछ परफेक्ट है, तो फ्लाई इन द ऑइंटमेंट होगा। आप ऐसे भी कह सकते हो, जब आप कहते हो कोई काम ऑलमोस्ट डन है, तो आप उस समय में कहते हो फ्लाई इन द ऑइंटमेंट है, यानी कि सब कुछ हो चुका है परफेक्ट, एक छोटी सी प्रॉब्लम है रिजॉल्व कर देते हैं। द ओनली फ्लाई इन द ऑइंटमेंट वॉज द डिले इन डिलीवरी। समझ गए, सब कुछ बहुत अच्छा है, आपका प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, सर्विसेज बहुत अच्छी हैं, लेकिन सिर्फ एक ही फ्लाई इन द ऑइंटमेंट है, डिले, क्योंकि सर्विसेज में डिले होता है, तो उसको आप कह सकते हो फ्लाई इन द ऑइंटमेंट, ठीक है। तो जो प्रॉब्लम है वो फ्लाई इन द ऑइंटमेंट होगा, और वो भी छोटी सी प्रॉब्लम, याद रखेंगे बड़ी प्रॉब्लम नहीं होगी। नेक्स्ट है फॉल फ्रॉम ग्रेस। ग्रेस क्या होता है, सम्मान होता है, सम्मान से गिर जाना, यानी कि टू लूज वंस स्टेटस और रेपुटेशन, अपनी रेपुटेशन और स्टेटस से गिर जाना, फॉल फ्रॉम ग्रेस होगा। मतलब द पॉलिटिशियंस स्कैंडल कॉज्ड हिम टू फॉल फ्रॉम ग्रेस, जो पॉलिटिशियन का स्कैंडल था ना, कॉज्ड हिम टू फॉल फ्रॉम ग्रेस, वो उसको सम्मान से गिरा देता है, ग्रेस से नीचे गिरा देता है। द पॉलिटिशियन स्कैंडल कॉज्ड हिम टू फॉल फ्रॉम ग्रेस, पॉलिटिशियन के स्कैंडल ने क्या करा, उसको उसके रेपुटेशन से, सम्मान से नीचे गिरा दिया, रेपुटेशन से नीचे गिरा दिया, उसकी रेपुटेशन खराब कर दी। फिफ्थ व्हील, अब गाड़ी में तो 4 ही व्हील होते हैं ना, 5वां कौन सा होता है, अननेसेसरी। देखो मतलब बात, एक चीज़ें कॉन्टेक्चुअल होती हैं। 5वां जो व्हील होता है ना, अगर आप देखें तो वो कभी कभी बहुत काम का होता है। जब आप सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम में होते हैं तो 5वां व्हील ही आपकी जान बचाता है। आप चल रहे हो, कार पंक्चर होगी, तो 5वां व्हील आपकी तब मदद करता है जब सबसे ज़्यादा किस चीज़ की ज़रूरत होती है। लेकिन अगर हम वैसे देखें तो फिफ्थ व्हील क्या, वो अननेसेसरी है, अननेसेसरी और एक्स्ट्रा पर्सन इन अ सिचुएशन। समझ गए कि भाई 4 व्हील पे गाड़ी चलिए, 5वां क्या है, वो अननेसेसरी है। तो आप समझ सकते हो कि चीज़ें अलग अलग हैं, लेकिन इसको आप अननेसेसरी के सेंस में ही मान के चलेंगे। 5वां व्हील बेकार में गाड़ी में पड़ा है, किसी काम का नहीं है, लेकिन वो कभी काम आ सकता है। आइए, आई फेल्ट लाइक अ फिफ्थ व्हील व्हेन आई टैग्ड अलॉन्ग विद द कपल। जब भी मैं इनके साथ टैग्ड हो गया अलॉन्ग विद द कपल, तो मुझे लगा मैं फिफ्थ व्हील हूँ। मतलब अब सही बात है, अगर कोई डेट पे गया है, जो लड़का लड़की हस्बैंड वाइफ है, कोई उनके साथ जाके बैठ जाए, तो फिफ्थ व्हील ही होगा कि भाई मैं ऐसा महसूस कर रहा हूँ जैसे मैं फिफ्थ व्हील हूँ, बेकार में मुझे लटका के ले आए हैं, तो आप उसको फिफ्थ व्हील कह सकते हो, जो बेकार का है। नेक्स्ट आइए, फ्लाई बाई द सीट ऑफ योर पैंट्स। फ्लाई बाई द सीट ऑफ योर पैंट्स का मतलब है टू डू समथिंग विदाउट प्लानिंग और प्रिपरेशन। कोई प्रिपरेशन नहीं है, फ्लाई बाई द सीट ऑफ योर पैंट्स, अपनी मर्जी से उड़ जाना। He is flying by the seat of his pants in this new rule। वो मतलब अपनी मर्जी से उड़ रहा है, जो मन कर रहा है वो कर रहा है इस नए रूल में। तो फ्लाई बाय द सीट ऑफ योर पैंट्स मतलब होता है अपने तरीके से काम करना, अपनी मर्जी से करना, ठीक है। तो टू डू समथिंग विदाउट प्लानिंग और प्रिपरेशन, बिना किसी प्लानिंग और प्रिपरेशन के बस जो मन कर रहा है करते जा रहे। फुल ऑफ हॉट एयर, गर्म हवा से भरा हुआ। टॉकिंग अ लॉट विदाउट सेइंग एनीथिंग ऑफ सब्सटेंस, मतलब समझ गए, टॉकिंग अ लॉट विदाउट सेइंग एनीथिंग ऑफ सब्सटेंस, बेकार की बातें करना। कभी कभी होता है ना, आदमी बहुत बोल देता है, तो आप कहते हो यार इस गुस्से को शांत करो, बताओ बात क्या है, मतलब बकवास ना करो, ये गर्म हवा जो तुम में से निकल रही है ना, पहले से ठंडी करो, कूल डाउन हो और बताओ समस्या क्या है, ठीक है, वही है। अ पॉलिटिशियंस स्पीच वॉज फुल ऑफ हॉट एयर विद नो रियल सॉल्यूशंस ऑफर्ड, मतलब पॉलिटिशियन की स्पीच पूरी तरीके से हॉट एयर से भरी है, भड़काऊ भाषण हो सकता है, बेकार की बातें कर रहे हैं, मुद्दे की बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो आप कह सकते हो फुल ऑफ हॉट एयर, मतलब बहुत बातें करना लेकिन मुद्दे की बात ना करना। नेक्स्ट देखिए,
नेक्स्ट है फेयर एंड स्क्वायर, ठीक है, बड़ा आसान है। फेयर एंड स्क्वायर के साथ में आप एक डील लिख लो, डील, बस ये याद कर लो। फेयर एंड स्क्वायर डील होती है ऑनेस्ट, जो बिल्कुल ईमानदारी से हुई है, ऑनेस्ट, उसके लिए कहा जाता है। इन एन ऑनेस्ट एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड मैनर, ये फेयर एंड स्क्वायर है, यानी कि जैसी है वैसी आपको बताई जा रही है, इसमें कोई छुपा हुआ प्लान नहीं है। दे वॉन द गेम फेयर एंड स्क्वायर, मतलब उन्होंने फेयर एंड स्क्वायर गेम जीता है, यानी कि कुछ भी मिला नहीं है। तो फेयर एंड स्क्वायर का मतलब है बिल्कुल साफ सुथरा। फेयर दिनकम, फेयर दिनकम का मतलब क्या होता है बच्चों? जेन्युइन और ऑनेस्ट होगा, बिल्कुल ईमानदार। जैसे दैट वॉज अ फेयर दिनकम ऑफर, देर इज नो कैच, कोई कैच नहीं है, कोई मतलब कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है, फेयर दिनकम है। तो इसको याद कर लेंगे, इसमें फेयर आ रहा है, इस वर्ड के ऊपर थोड़ा ध्यान रखेंगे तो याद आ जाएगा कि ये ऑनेस्ट है, फेयर है, ठीक है। बाकी दूसरा वाला याद ना रहे, फिर भी आप याद कर लो, फेयर दिनकम मतलब फेयर है, ऑनेस्ट है। नेक्स्ट है फॉल बिटवीन टू स्टूल्स, आप दो स्टूल्स के बीच में गिर गए। टू फॉल ड्यू टू अटेम्प्टिंग टू कन्फ्लिक्टिंग थिंग्स, मतलब टू फेल ड्यू टू अटेम्प्टिंग टू कॉन्फ्लिक्टिंग थिंग्स, आप दो चीज़ें करना चाह रहे थे। ऐसे समझो, एक चेयर इधर रखे, एक चेयर इधर रखे, आप दोनों पे बैठने की कोशिश कर रहे हो, तो आप उन दोनों के बीच में गिर जाते हो। तो टू फेल ड्यू टू अटेम्प्टिंग टू कॉन्फ्लिक्टिंग थिंग्स, आगे समझ कि एक चेयर पे बैठना, आप दो को कोशिश कर रहे हो ऑक्यूपाई करने की, तो आप बीच में ही गिरोगे, वही लिखा गया है। तो आपने कहा बाई ट्राइंग टू अपील टू बोथ ऑडियंसेस द मूवी फेल बिटवीन टू स्टूल्स एंड सेटिस्फाइड नीदर, मतलब ट्राई टू अपील टू बोथ ऑडियंसेस, दोनों ऑडियंस से, मतलब जो पसंद करते थे नहीं करते थे, दोनों से अपील की गई। द मूवी फेल बिटवीन टू स्टूल्स, दोनों के बीच में गिरी, एंड सेटिस्फाइड नीदर, और किसी को भी सेटिस्फाई नहीं कर पाई। तो ये थे बच्चों आपके इडियम्स एंड फ्रेजेस। मैं चाहूँगा सभी लोग इनको अच्छे से एक बार रिविज़न करेंगे। अच्छे मुहावरे हैं, यूज़ जरूर करने की कोशिश किया करो। बात करते हैं आपके लिए कुछ अनाउंसमेंट्स को लेके। अगर आप वोकैब में इंग्लिश का, सिर्फ वोकैब का कोर्स करना चाहते हैं, इंग्लिश वोकैब, जहां आपको वर्ड्स पढ़ाए गए हैं विद द हेल्प ऑफ पिक्चर्स, निमोनिक्स, ठीक है, तो ये कोर्स आपके लिए 99 रुपीज़ में अवेलेबल है डिजिटल बेंचर्स में। तो अभी जाके डिजिटल बेंचर से आप इस कोर्स को परचेज कर सकते हैं। पूरी तरीके से वोकैब बेस्ड कोर्स है, और इस कोर्स में सिर्फ और सिर्फ आप समझो वोकैब ही पढ़ाई गई है, पिक्चर्स की मदद से और आपके जो इमेजेस होती हैं उनकी मदद से और निमोनिक्स की मदद से। अगर किसी को सिर्फ इंग्लिश का कोर्स लेना है तो 999 में एक कोर्स ले सकता है। ये जो कोर्स है इंग्लिश का, ये आपके लिए अवेलेबल है, पूरा कोर्स 999 में है, जिसमें आप सारे एग्जाम्स की तैयारी कर सकते हो। इसमें बहुत अच्छे अच्छे से चैप्टर्स, जैसे देखो आपने कंजुगेशन होते हैं, ठीक है, डिक्लेंजन है, या फिर आप कह सकते हो कि इन्वर्जन है, जो भी ऐसे चैप्टर्स होते हैं जो थोड़े डीप में और डिटेल्ड होते हैं, उन सारे चैप्टर्स को इसमें डिस्कस किया गया है। तो आप ये वाला कोर्स ले सकते हैं। इसके साथ आपको हैंड रिटन नोट्स मिलेंगे, प्रैक्टिस क्वेश्चंस मिलेंगे, फ्रेजेस और क्लॉजेस सबके बारे में यहाँ पे डिस्कशन बहुत अच्छे से हुआ है। CDS 1 और 2 2026 के लिए आपके लिए कोर्स अवेलेबल है 2499 में, और OTA के लिए भी कोर्स अवेलेबल है। तो 2026 के लिए जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनके लिए फाउंडेशन बैच लाइव है, आप ये बैच ले सकते हैं। कैप्सूल कोर्सेज हम उन बच्चों के लिए प्रेफर करते हैं जिनको पहले से पता है कि मुझे किस सब्जेक्ट में पर्टिकुलर प्रॉब्लम है। तो आपके लिए जैसे पॉलिटी का, इंग्लिश का, मैथ्स का, ज्योग्राफी का, हिस्ट्री एंड आर्ट एंड कल्चर, ये सब के सब आपके लिए कैप्सूल कोर्सेज हैं। सारे एग्जाम्स के लिए टेस्ट सीरीज अवेलेबल हैं, जैसे आप CDS की ले लें, OTA की ले लें, बाकी आप किसी एक सब्जेक्ट की भी टेस्ट सीरीज ले सकते हैं। उससे अलग हैंड रिटन नोट्स भी आपके लिए अवेलेबल हैं। तो भाई ये था आपका आज का सेशन। आई होप सभी को सेशन पसंद आया होगा। यह है आपका डिजिटल बेंचर, जहां आपको AI स्टडी प्लानर मिलता है, स्ट्रक्चर्ड वीडियो कोर्सेज मिलते हैं, मॉक टेस्ट मिलते हैं, हैंड रिटन नोट्स मिल जाते हैं, और आपको बहुत सारी चीज़ें, प्रीवियस क्वेश्चन, डेली क्विजेज, और ये सब कुछ आपको फ्री में अवेलेबल यहाँ हो जाता है। तो स्टे कनेक्टेड विद अस। आप हमारे सोशल मीडिया चैनल्स पे, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, टेलीग्राम, फेसबुक, इन सब पे हमसे कनेक्टेड रहें। और ये आपके लिए कॉन्टैक्ट नंबर है 7800099699। आप यहाँ कभी भी कॉल कर सकते हैं। कोर्स से रिलेटेड आपको कुछ जानना हो, एप्लीकेशन से रिलेटेड कुछ जानना हो, तो आप हमसे बात कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।